नमस्कार, गुड इवनिंग। आपका बहुत स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं ब्रेकिंग से परे हटकर और खबर की तह तक जाते हैं। तो आज क्या खास सुर्खियां रहेंगी, पहले इस पे बात कर लेते हैं। जम्मू से ट्रेन कब पहुंचेगी कश्मीर, अब वो लम्हा ज्यादा दूर नहीं है। नए साल में इंस्पेक्शन ट्रेन चलेगी। उमर अब्दुल्ला और गृह मंत्री अमित शाह के बीच क्या खास बातचीत हुई, क्या स्टेटहुड को लेकर गहन चर्चा हुई, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे खास तौर पे पहले सीडीएस देश के जनरल बिपिन रावत, उनका जो हादसा हुआ था चॉपर का, उसके पीछे कारण क्या थे, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। और उसके बाद बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के लिए क्या कोई अच्छी खबर है। तो ये आज की सुर्खियां, और इसके अलावा बाकी हेडलाइंस भी रहेंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे एडिटर इन चीफ और एक सीनियर जर्नलिस्ट पवन शर्मा। पवन जी, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन टू कश्मीर। जैसे कि उम्मीद थी और पहले घोषणाएं भी हो चुकी थी कि जनवरी 2025 में शायद पहली ट्रेन कश्मीर पहुंच जाएगी, और जनवरी 5 को इंस्पेक्शन ट्रेन 18 किलोमीटर के ट्रैक पे जाएगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आगाज हो रहा है। बिल्कुल एक सपना था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कि ट्रेन कश्मीर पहुंचे, और उसी को लेकर कवायद शुरू हुई थी काफी देर पहले। और ट्रेन का जो ट्रैक था उसे लेकर सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो थी रियासी का अंजी पुल, जो एक बहुत ही ऊंचा पुल है। वो तैयार हो चुका है, उसके ऊपर ट्रायल भी हो चुके हैं। कटरा रियासी रेलवे ट्रैक वो भी कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज हैं ट्रैक की, जो है इंस्पेक्शन CSIR करते हैं वो चल रही है। और जनवरी में ट्रेन कश्मीर पहुंचेगी, इसमें कोई शक नहीं। वंदे भारत ट्रेन जाएगी और सीधा कश्मीर जो है दिल्ली से जुड़ेगा, और एक सपना भी पूरा होगा, क्योंकि उन पहाड़ों के बीच से, जिन पहाड़ों को काट कर ये टनल्स बनाई गई हैं, जो ट्रैक बनाया गया है, ये बहुत जोखिम भरा काम था और काफी समय लगा है इसको। हालांकि ये पुरानी सरकारों का प्रोजेक्ट था, लेकिन अब मोदी सरकार सत्ता में है तो ये शहरा जो है वो उनके सर ही बंधेगा। तो चलिए, सहरा भी उनके सिर बंधेगा। और सबसे बड़ी बात है, पीर पंचाल की पहाड़ियों को चीरती हुई जब वंदे भारत कश्मीर पहुंचेगी, नजारे भी अलग होंगे, और रास्ते में जो वादियों का जबरदस्त व्यू है वो भी यात्रियों को खूब मनमोहक करेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की एक खास बैठक कल देर शाम दिल्ली में हुई गृह मंत्री अमित शाह के साथ। और जैसे कि चर्चाओं का बाजार गर्म था कि बात स्टेटहुड हिप पे भी हुई होगी। हालांकि ना तो गृह मंत्री की तरफ से और ना ही चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई भी बयान आया है, मगर बात यही सामने आ रही है सोर्सी के इसके हवाले से कि स्टेटहुड को लेकर गहन चर्चा हुई है, मगर अभी भी केंद्र ने साफ नहीं किया कि कितना समय और लगेगा। दीपक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक थी। इसके दो फैक्टर थे, एक तो स्टेटहुड का, दूसरा जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा को लेकर, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन सारी सुरक्षा है। अगर हम सेना को एक साइड में छोड़ देते हैं तो जो लोकल आपकी सिक्योरिटी है, एजेंसीज हैं, जितना भी काम है वो सब सेंटर देखता है। और इस समय LG सरकार है तो ये होम डिपार्टमेंट भी उनके पास है। तो उमर अब्दुल्ला की जो बैठक है, जो सोर्सेस का कहना है कि जम्मू कश्मीर के भीतर आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है और भागीदारी चाहिए सरकार की, ताकि जो भी बड़ी बैठक सुरक्षा की हो उसे लेकर उमर अब्दुल्ला खुद उसके भीतर बैठे और उसके ऊपर चर्चा हो, क्योंकि राज्य के स्टेट यूटी के मुख्यमंत्री वही हैं और उनका बैठक में होना बड़ा जरूरी है। ये मुद्दा वहां पर था। और दूसरा मुद्दा था कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जो एक दर्जा है राज्य का, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, उसे लेकर भी चर्चा हुई। और उमर ने साफ तौर पर बाहर आकर जो बयान दिया था उसमें कहीं ना कहीं इशारों में उसने दोनों चीजों की ओर कहा था कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर भी बात हुई है और स्टेटहुड को भी लेकर बात भी हुई है। 3 साल पहले दिसंबर 2021 में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था साउथ इंडिया में। ये बहुत बड़ा हादसा था, और बड़ी बात यह है कि कई सारी अटकलें निकल कर आई थी कि कारण क्या होंगे। 3 साल लग गए पूरी इन्वेस्टिगेशन को। अब जब रिपोर्ट आ गई है तो रिपोर्ट टेबल भी हो गई, और पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट आखिरी दिन आज बताई भी गई। पवन जी, क्या था खास उस रिपोर्ट में? देखिए जी, आज हमने दोपहर को खबर भी की है कि ह्यूमन एरर था, यानी कि मानवीय भूल। जो जनरल बिपिन रावत जो फर्स्ट CDS थे इंडिया के, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनके साथ ब्रिगेडियर लिद्दर और लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र सिंह
शायद उनका नाम था, और उनके साथ बाकी जो विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर या बाकी जवान 11 लोग वो, और 2 लोग ये बिपिन रावत और उनकी पत्नी, 13 लोगों की मौत हुई थी। ये तमिलनाडु के कन्नूर के इलाके में जहां पर स्टाफ कॉलेज ट्रेनिंग होती है, वहां पर वो एक विजिट के लिए थे। और जो शुरुआती जब क्रैश हुआ था, शुरुआती जो जांच थी उसमें यही पाया गया था कि बादलों के बीच में हेलीकॉप्टर जब गया तो पायलट को कुछ दिखाई नहीं दिया और वो जमीन से टकरा गया। एक पहाड़ी नुमा, काफी एक ऊंची पहाड़ी थी, वहां पर क्रैश हुआ। लेकिन एक संसदीय समिति जो रक्षा को लेकर बनी थी है, जो डिफेंस जिसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, स्थायी समिति होती है उसकी, वो उन्होंने जांच शुरू की थी। 34 हादसे थे जिनकी जांच शुरू की गई थी, जिसमें 2017 से लेकर 24 तक का जितना भी 34 क्रैशेस हुए हैं उसकी उन्होंने जांच की। लेकिन बड़ी जांच जो थी वो थी जनरल रावत की, और उन्होंने कहा कि इसमें जो हमने सबूत मिले हैं, जो भी डाटा कलेक्ट किया गया था, उसके आधार पर जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं एयर क्रू जो था उनकी भूल थी, मानवीय भूल थी, ह्यूमन एरर था, जिस वजह से हादसा हुआ। और भारत ने पहला सीडीएस और इतने होनहार अधिकारी व उनकी पत्नी को खोया था। ये एक बड़ा हादसा था जिसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट्री कमेटी ने आज जाहिर कर दी है। मंगलवार को रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई थी और आज जो है वो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि जनरल रावत और उनके साथ जो बाकी अधिकारी व उनका जो उनकी पत्नी थी, उनकी मौत का कारण एक ह्यूमन एरर था, यानी कि एयर क्रू जो था उनकी भूल थी। टेक्नोलॉजी के समय में आज भी ह्यूमन एरर को नहीं रोका जा सकता। कहीं ना कहीं कभी भी कोई गलती कर बैठता है, और बड़ी बात है डेस्टिनी भी यही होती है। बियॉन्ड द हेडलाइंस में हमारी कोशिश रहती है जैसे अलग अलग खबर पे बात करने की, तो हम गेस्ट भी बदलते रहते हैं। कई बार हमारी कोशिश होती है कि अलग अलग खबर पर अलग अलग एक्सपर्ट भी हमारे साथ आए। तो अब हमारे साथ ज्योति पचनंदा जुड़ रहे हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी है और साथ में एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो आगे की जो खबरें हैं, आगे की जो हेडलाइंस हैं, उन पर बात करेंगे हम ज्योति जी के साथ। तो ज्योति जी, सबसे पहले तो खबर एक जम्मू कश्मीर के हवाले से अच्छी भी आ रही है। डेली वेजर्स के लिए 577 पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, बिजली विभाग के डेली वेजर्स को सरकार पक्का करने की कवायद शुरू कर चुकी है। कागज तैयार हो रहे हैं। दीपक, ये बड़ी अच्छी खबर है। मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, लगातार एजिटेशंस होती हैं। जो डेली वेजर्स होते हैं वो उनकी डिमांड होती है, वो इसीलिए छोटी सैलरी में भी काम करते हैं कि कभी ना कभी वो पक्के हो जाएंगे, उनको कंफर्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत मुद्दतों के बाद ऐसी खबर सुनने को मिल रही है कि इतनी बड़ी तादाद के लोगों को एक कंफर्म किया जा रहा है। और मैं ये मानता हूं कि ये बधाई के भी पात्र हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है जिन्होंने ये इनिशिएट लिया। और इसमें मैं ये भी चाहूंगा कि जो एलजी हैं जिन्होंने फाइनल इसको अप्रूवल देना है, वो भी इस पर दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आकर, क्योंकि ये राज्य के लोगों का मसला है और लोग इससे खुश भी हैं और इसका स्वागत भी करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 60,000 से अधिक जो है डेली वेजर्स हैं, अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, कैजुअल लेबर के तहत पे काम कर रहे हैं। और ये लोग वो हैं जो कई सालों से मात्र बहुत ही कम वेतन पर अपने परिवार को पाल रहे हैं। ऐसे में कई हादसे भी हुए, कई दिक्कतें भी हुई, और सबसे बड़ी बात यह रही, विडंबना यह है कि कई ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, मगर अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि वो कब स्थायी होंगे। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा फैसला होगा। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। तो कांग्रेस पिछले 3 दिनों से जम्मू में लगातार प्रदर्शन कर रही है, कभी अडानी के मुद्दे पर, कभी पार्लियामेंट के मुद्दे पर, और आज उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पर्चा लगना चाहिए, जो उनका बयान पार्लियामेंट के अंदर आया। तो आखिर कांग्रेस के पास क्या स्थानीय मुद्दे खत्म हो चुके हैं, या कांग्रेस मात्र खबरों में रहने के लिए ऐसा कर रही है? दीपक, हंसी भी आती है उनके इस इनिशिएट को लेकर। लोगों के स्थायी जो स्थानीय मुद्दे हैं बेहद हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा उन मुद्दों पर रहती है जिनकी इनकी यूनियन गवर्नमेंट में जो यूनियन कार्यकारी बंदे हैं, जैसे राहुल गांधी हैं या प्रियंका गांधी है, ये उन लोगों के कहने पर ही इस तरह की बातें करते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि इन लोगों को स्थानीय मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे और ये उन मुद्दों को ले रहे हैं जिनका जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं होता। श्रीनगर में कल से चिल्ले कलां शुरू हो रहा है। श्रीनगर क्या, पूरे कश्मीर में ही। और चिल्ले कलां 40 डेज ऑफ हार्श विंटर, 40 दिन कड़ाके की सर्दी और महसूस भी हो रही है। जम्मू में जहां पारा करीबन 3 से 4 डिग्री है दिन का, वहीं कश्मीर का पारा जो है -5 से ज्यादा जा चुका है। और कश्मीर में दिन ब दिन ठंड लगातार बढ़ रही है। ज्योति जी, आप 2 दिन पहले शायद कश्मीर में ही थे, तो चिल्ले कलां आएगा तो मुझे लगता है सर्दी और बढ़ेगी। इस बार अच्छी खासी सर्दी कश्मीर में देखने को मिल रही है। दीपक, मैं
बहुत कश्मीर जाता हूं और मैं परसों ही वहां से लौटा हूं। जी। मैं एक दिन का ही इंसिडेंट बताता हूं। रात को मेरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो मैं वहां चार्जिंग के लिए, उसको चार्ज करने के लिए मैं बाहर निकला हूं। जी। तो आप अनुमान लगाएं कि वहां पर एक फाउंटेन था, जिस होटल में मैं रुका था उसका पानी टोटल फ्रीज हो चुका था। ये श्रीनगर की मैं बात बता रहा हूँ, गुलमर्ग, पहलगाम या सोनमर्ग जैसी जगह की नहीं जहां सर्दी होती है। कश्मीर में उनके बनिस्बत कम सर्दी होती है, लेकिन वहां का भी पानी फ्रीज हो चुका था। और मैं जब बाहर गया तो मेरा जो हाल था वो भी है। तो अब आने वाले जो 41 दिन है, आप आज से मान लीजिए चिल्ले कला शुरू हो रही है, 41 दिनों का है, तो एक बेहद ही शीतकालीन समय रहेगा। ज्यादातर कश्मीरी लोग भी उस समय जम्मू में आने का प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक समय जो बेहद सर्द है वो जम्मू में ही काट लें, क्योंकि वहां की सर्दी असहनीय सी होती है। और ये आज से नहीं, वर्षों से है कि ये एक संस्कृति बन चुकी हुई है कि इस मौसम पर कश्मीर के लोग वो जम्मू में आते हैं और जम्मू के लोग भी उनका हार्दिक स्वागत भी करते हैं, मिलजुल कर दोनों रहते भी हैं। और ये एक आपसी संस्कृति को भी बढ़ावा देने की बात भी होती है, चाहे इसके पीछे मुद्दे चाहे कोई जम्मू भी। कश्मीर के लोग इस सर्दी से परेशान हो, मगर कहीं ना कहीं जिन सैलानियों को 31 यानी कि न्यू ईयर मनाने के लिए कश्मीर आना है, उनके चेहरे खिले होंगे, क्योंकि बर्फबारी भी हो चुकी है और आने वाले दिनों में श्रीनगर शहर में भी शायद जल्दी ही बर्फबारी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं खबर से हटके एक वीडियो की। हम जबकि बियॉन्ड द हेडलाइंस आपको बोलते हैं तो बात यही होती है कि तह तक जाने की। हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली से गृह मंत्री से मिलने के बाद उन्हें जाना था राजस्थान। राजस्थान में 2 दिन की उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कोई बैठक है और उसके लिए उन्हें जैसलमेर और जोधपुर जाना था। दिल्ली से एक ही फ्लाइट हर रोज जाती है जैसलमेर के लिए और उमर साहब वो फ्लाइट मिस कर गए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना राजस्थान के नजारे देखते हुए बाय रोड ही जाया जाए। एक वीडियो भी इंस्टाग्राम पे डाला और साथ ही साथ ये लिखा कि मैं चाहता तो स्टेट चार्टर लेकर भी जा सकता था, मगर क्यों गवर्नमेंट के पैसे को बर्बाद करना है, तो मैंने सोचा बाय रोड जाया जाए। और उमर अब्दुल्ला हमेशा से मशहूर रहते हैं ऐसी चीजों के लिए। दीपक, उमर अब्दुल्ला, मैं ये भी कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता लकी है कि उन्हें ऐसा मुख्यमंत्री मिला है। फारूक अब्दुल्ला जो उनके पिता हैं, वो भी बहुत लाइव से थे और उसी तरह उन्हीं के ही पद चिन्हों पर लगकर अब उमर अब्दुल्ला इस तरह लग रहे हैं कि बहुत मैच्योर हो चुके हैं राजनीति में और काफी मतलब एक अपने पदों से हटकर भी जिस तरह के इंसान सोचता है उस तरह की सोच रखते हैं, धारणा ऐसी रखते हैं कि एक मुख्यमंत्री खुद जा रहा है, अपने वीडियो खुद बनाता है, सोशल मीडिया में भी उनको वायरल करते हैं। तो निस्संदेह जिस तरह की वो अब शुरुआत उन्होंने की है, दूसरी इनिंग अपनी शुरू की है, निस्संदेह एक स्वागत करने वाली इनिंग है उनकी। और जिस तरह का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, बड़े संजीदा है और बड़ी, मैंने कई उनकी ऐसी बातें भी सुनी हैं जो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह बात करते हैं और लोगों में जो एक प्रजा सोचती है उसी तरह की सोच वो भी रखते हैं। तो बड़ी बात यह है कि अगर एक मुख्यमंत्री लाइवली हो तो जाहिर सी बात है कि लोग उनसे ज्यादा जुड़ते हैं और वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, जिससे काफी सारे युवा भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरी, जैसे ज्योति जी ने बहुत सही कहा कि एक लाइवली इंसान जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, तो उनकी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के काम अच्छे से आए और जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री जो काफी कुछ लोगों के लिए कर पाए। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि उमर अब्दुल्ला ऐसे ही रहेंगे और जनता के साथ जुड़े भी रहेंगे। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में इतना ही। कल दोबारा खास सुर्खियों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।